यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे?
काली अंधेरी रात में जंगल की किसी सुनसान सड़क पर अगर आपको कोई अनजान मिल जाए तो उसे कभी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रवि कार में है। कार जंगल के रास्ते से गुजर रही है। आधी रात का समय है। तभी एक लड़की उसे रोकने का इशारा करती है। राहुल लड़की को देखकर गाड़ी रोकता है। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाती है और रवि उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप इस वक्त इस सुनसान जंगल में? जी मेरा नाम उषा है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं घर से भाग आई। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जिसके साथ भाग रही हो वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने फोन किया था, लेकिन वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने कहा कि जैसे तैसे मैं रात काट लूँ यहाँ, वो सुबह तक मुझे रिसीव कर लेगा। अगर आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे दे तो मैं कहीं होटल में रुक जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रवि उषा को अपने साथ लेकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बेसहारा लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को लिफ्ट दे रहा है। लड़की अपना बैग उठाती है तो उसकी आंखों में बदलाव दिखते हैं। उसकी नॉर्मल आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन फिर जब वो रवि की तरफ पलटती है तो वो फिर नॉर्मल होती है। वो हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो। इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम हमारे घर रह सकती हो। अपने बॉयफ्रेंड को वहीं बुला लो। मगर आपकी फैमिली? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरी वाइफ बहुत सुलझी हुई लेडी है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बहुत अच्छे हैं। हाय रवि। रवि ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो, जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारी मेहमान है ना। नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है, उनकी आंखें। बच्चों बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है, मैं जरा देख कर आता हूं। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को, आंटी चुड़ैल है।
और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अनजान को मेहमान बनाकर घर में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी खूनी मेहमान बनकर आपके परिवार को खत्म कर सकता है। नींबू मिर्ची का खेल। बच्चों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान भी है। मगर विष्णु भगवान और शैतान जैसी बातों को पिछड़ी सोच का बताता था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु एक सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने चौराहे पर रखे नींबू मिर्ची पर जाती है, जिस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। उसमें एक काले रंग की गुड़िया भी लगी हुई थी, साथ में एक कील उसमें गड़ी हुई थी, बिल्डअप की हुई। इंसान चांद से मंगल पर पहुंच गया, लेकिन छोटी और दकियानूसी सोच वाले लोगों को जादू टोने से फुर्सत नहीं। कभी नारियल, कभी पूरी खीर, कभी जलता दिया, और ये देखो नींबू मिर्च सिंदूर। इसकी तो ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी बोलते ही वो नींबू मिर्ची पर जोर की लात मारता है। नींबू मिर्ची और गुड़िया कहीं दूर जाकर गिरते हैं। एक बार मुझे ऐसा करता मिल गया ना कोई, तो बहुत मारूंगा उसे। यहाँ वो नींबू मिर्ची जिस पे विष्णु ने लात मारी थी, उसमें से एक काला धुआं निकलता है, जो एक इंसान की आकृति सा बन जाता है। विष्णु चलते चलते रुकता है। उसके पीछे से वो साया तेजी से गुजर जाता है। विष्णु पीछे पलटता है, वहाँ से कोई नहीं मिलता उसे। वो साया उसके ऊपर खड़ा होता है। किसी बात पर विश्वास ना करना आपका अधिकार है, मगर लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाकर ऐसी हरकत करना मौत को दावत देने जैसा होता है। लोग इस तरह के जादू टोने अक्सर अपनी मुसीबत दूसरों पर डालने के लिए करते हैं। जो भी पहला व्यक्ति इन टोटकों से टकराता है, वो मुसीबत जादू टोना करने वाले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। नींबू मिर्ची से टकराने वाला विष्णु पहला व्यक्ति था। मुझे छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। रात का समय था। विष्णु बेड पर लेटा हुआ था अपने घर में। उसके सीने पर अचानक एक सुंदर सी खुले बालों वाली लड़की उसका गला घोंट रही थी। उसने बुरी तरह से विष्णु का गला दबाया हुआ था। विष्णु के पैर फड़फड़ा रहे थे। तभी वो लड़की साइड लैंप उठाती है और उसके स्टैंड से विष्णु के सर पर जोर से मारती है। विष्णु चीखता है। विष्णु चीखता हुआ नींद से जागता है। ये कैसा सपना था? जाने कौन थी वो लड़की? हड़बड़ाता हुआ विष्णु इधर उधर देखता है, अपनी गर्दन को चेक करता है। वहाँ सब नॉर्मल है। विष्णु जग में पानी का ग्लास डालता है। वहाँ विंडो के बाहर एक साया खड़ा हुआ विष्णु को दिखाई देता है। आखिर ये कौन लड़की थी जो मेरा गला घोट रही थी? बिजली कड़कती है। विष्णु सोचता है, मैं ख्वाब में मर गया। कौन थी जो मुझे ख्वाब में मारना चाहती थी? विष्णु पानी का ग्लास मेज पर रखता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आ गया? विष्णु घर के दरवाजे की ओर देखता है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अब इतनी रात में कौन होगा गेट पर? विष्णु दरवाजे की मैजिक आई से बाहर झांकता है। बाहर एक लंबे बालों वाली लड़की भींगी हुई खड़ी हुई थी, जो ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी जा रही थी। अपने कंधों को रब कर रही थी। लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। विष्णु दरवाजा खोलता है। जी कहिए। बाहर खड़ी हुई लड़की अचानक पलटती है और अपने बालों को हटाती हुई बोलती है, ओह हाय, मेरा नाम संजू है। इस लड़की की शक्ल देखते ही विष्णु डर जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल ख्वाबों वाली लड़की जैसी थी। तुम तो अभी जी आप मुझे जानते हैं? हाँ, जी नहीं, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। एक पल के लिए मैं धोखा सा खा गया था।
बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इस शहर में नई हूँ। बारिश में मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या मैं बारिश रुकने तक आपके यहाँ रह सकती हूँ? ऐसा सुनते ही विष्णु सोच में पड़ जाता है। एक अनजान लड़की को घर में लाना सही नहीं है विष्णु, मना कर दे। विष्णु के घर जादू टोने वाली मुसीबत उसके घर उसकी इजाजत से ही प्रवेश कर सकती थी। विष्णु की विचार शक्ति ने उस मुसीबत से बचने की ठान ली थी, मगर विष्णु ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने ही विचार को हराकर मौत को अपने घर में पनाह दे दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि एक अनजान लड़की को आप घर में कैसे आने दो? कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए, लेकिन एक शर्त है। ऐसा कहते हुए विष्णु दरवाजा खोलता है और संजू को अंदर आने के लिए कहता है। संजू घर में पैर रखती है। शर्त? जी, आपको मेरी एक कहानी ध्यान से सुननी होगी। मंजूर है। आइए आइए, अंदर आइए। संजू हॉल में आती है और इधर उधर देखती है। विष्णु वहीं पास में ही एक दीवार पर टंगी हुई टॉवल संजू को देता है। ये लीजिए तौलिया, पोंछ लीजिए। कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार रही थी। इसीलिए आपको देखकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नींद के असर में आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर हाँ, आपका सपना जरूर बताता है कि आपने हाल फिलहाल में जरूर कोई गलत काम किया है। नहीं नहीं संजू जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी विष्णु को नींबू मिर्ची को लात मारने की बात याद आती है। हाँ, वो एक चौराहे पर रखी नींबू मिर्ची को लात जरूर मारी थी, लेकिन उस बेकार की बात से मेरे सपने का क्या लेना देना? उसी का लेना देना है विष्णु। मैं उस जादू टोने का श्राप हूँ। मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी तुम्हें। तुम मरोगे तो जादू टोने करने वाले की मुसीबत टल जाएगी। संजू को चुड़ैल में बदलता देख विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु भागने लगता है। विष्णु भागते भागते दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी चुड़ैल का हाथ पीछे से उसके सीने में घुसता है और उसका दिल निकाल देता है। विष्णु पलटता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देती है। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आत्मविश्वास भी हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए संभलकर चौराहे को पार कीजिए। जाने किस मोड़ पर एक जादू टोने का टोटका आपका इंतजार कर रहा हो।